बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं और आज का शो जो है और आज के मेहमान जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये दोनों अपने अपने शोबे के माहिर नौजवान हैं। ये अपने अपने शोबे का फ़ख्र हैं। एक नौजवान तो हमारे भी शोबे का फ़ख्र हैं, चूँकि मेरे कोलीग भी हैं वो, और इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, इनकी कारकर्दगी से, इनके कैरेक्टर से, इनकी परफॉर्मेंस से, और यही हमारा फ्यूचर है। और बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। और अमूमन हम ये कहते हैं कि भाई सीनियर से सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे ये दोनों नौजवान ऐसे हैं कि इनसे कुछ ना कुछ हमें आज सीखने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ जर्नलिस्ट ज़ुहैब भट्ट साहब। यहाँ से दिल्ली की डायरेक्शन है, दिल्ली की डायरेक्शन, और कश्मीरी गेट कश्मीर की डायरेक्शन है। सही है। और नाज़रीन, भट्ट साहब के साथ जो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक फ़ीमेल हैं और हमारी नेशनल बास्केटबॉल टीम है उसकी ये मेंबर हैं। और जनाब बहुत दूर से ये बॉल फेंकती हैं और बॉल जो है वो बास्केट में चली जाती है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फजर फातिमा। वेलकम टू द शो ज़ुहैब भट्ट साहब और फजर फातिमा साहब। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का, आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। Thank you so much for having us. It's a pleasure to be here. अच्छा भाई, ये बताइए कि कहाँ से शुरू करें? लेडीज फर्स्ट या भट्ट साहब फर्स्ट? नहीं भाई, वैसे बता दी जिंदगी इसलिए लेडीज फर्स्ट नहीं होती, असली फर्स्ट ना, खास तौर पे खाना सामने रखते हैं। अभी खाने का नहीं, अभी सवाल का मामला, तो लेडीज फर्स्ट। मुझे फजर से ही शुरू करना था मगर आपने वैसी बात कर दी है तो मैं आपसे शुरू करूँगा। एक ऐसे दौर में भट्ट साहब आपका करियर अपने पीक पे आया जब यूट्यूब की वजह से सेंसरशिप जो है वो किसी नौयत की पाई नहीं जाती जी। और उसके अंदर हम देखते हैं कि आपकी उम्र के जो बहुत सारे नौजवान जो हैं वो बहुत सारी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही गालम गलोच से और हर किस्म की ज़ुबानवी गुफ्तगू से और बेहूदगी से करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। अच्छा, आपके यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें रवैया जो है वो पाया जाता है। जी ऐसे ही। तो ये जो गुरेज है कि एक तरफ दुनिया और नौजवान जो है वो यूट्यूब की तरफ लपक रहे हैं, पैसा है, पोजीशन है, पावर है, उसमें शोहरत भी है, जिस पाए की भी है वो एक अलग चीज़ है। ये भी एक बड़ी अहम बात है। इसके पीछे ना भी बचपन ही है, क्योंकि हम गली में शरारतें करते थे ना, तो शरारत करके शिकायत, मेरी कोशिश थी मेरी शिकायत मेरे अब्बा जी तक ना पहुंचे। बड़ा मारते थे वो, बड़ी ठुकाई करते थे ना। मेरी अम्मी, फिर मेरी अम्मी को मेरी कोई शिकायत मिल जाती थी तो वो लाजमी बताती थी मेरे पापा को कि आज ने यह किया है। तो मेरी मैं छुपता फिरता था कि कोई शरारत ऐसी ना हो जो उन तक पहुंच जाए। अगर शरारत कर भी बैठता था ना तो कोई पर्दा डाल दो, मिट्टी डाल दो, किसी तरह ये छुप जाए चीज। तो यही वजह है कि मेरा काम जो मैं करता हूँ वो मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मेरी वालदा देखती है, मेरे वालिद बड़े शौक से देखते थे जब वो जिंदा थे। तो मेरी जब अम्मी देखती हैं तो मैं कोई ऐसी चीज करके जाता ही नहीं, टीवी पे मैं ला ही नहीं सकता जो मेरी माँ बैठ के देखे और मुझे के ऐ की कीता ही। बहुत अच्छे। तो मैं फिर उनसे बड़ा डरता हूँ। मेरे होता है कि शरारतें भी दूसरों के मोहल्ले में जाके करता था तो शिकायत इधर ना आए, मेरे तक ना पहुंचे, मेरे मम्मी पापा तक ना पहुंचे। आवाज से माशाल्लाह ग्रैंजरी भैन बहुत है। उनके गला खराब होया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। फजर, ये फरमाइए इतनी दूर से बॉल कैसे फेंक लेती हैं आप? ये आप ही थी ना वो जो इतनी दूर से आप फेंका? जी जी मैं ही थी। आई थिंक इसके पीछे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और एफर्ट
होती है। अब मेरे लिए बास्केटबॉल और जिम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब मैं जिम में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो वो खुद ब खुद कोर्ट पे भी नज़र आता है। और फिर बहुत सारे लोगों में जान होती है बॉल को वहाँ तक पहुँचा देने की, लेकिन वो एम और वो सारी कोऑर्डिनेशन जो आपकी बॉडी की होती है सब नहीं कर सकते सही से। बट अब तो आदत हो गई। आपकी हाइट ज़्यादा है या माइकल जॉर्डन की? माइकल जॉर्डन की ज़्यादा है। अब मैं अगर कहूँ कि मेरी ज़्यादा है ये तो गलत हो जाएगा। पाकिस्तान में हमें जितनी नेशनल जो हमारी टीम है उसमें बच्चियां खेल रही हैं, उनमें आपकी सबसे ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, मुझसे भी लंबी अच्छा, आपसे भी tall है, माशाल्लाह। 6 में भी है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा। हाँ। और ये They're फायदा tall तो होता है ना, जो बहुत टॉल होता है बास्केटबॉल में उसे एज होता है या नहीं होता? अच्छा, अगर मैंने ऐसे प्लेयर्स भी देखे हैं जो बहुत टॉल है लेकिन उनकी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो उनका कोई फायदा नहीं होता। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनकी हाइट छोटी है बट वो बहुत क्विक होते हैं। तो हाइट एडवांटेज दे सकती है अगर आपको सही से खेलना आता है और अपनी हाइट का यूज करना आता तो है। ये जिंदगी के हर मामले में आपका निशाना ऐसे ही जबरदस्त है? नहीं, ऊंच नीच होती रहती है वैसे अच्छा। तो, लेकिन क्योंकि मैं इस रिग्रेट किस्म का नहीं निशाना करती। जो है ना अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान में माओ का हुआ करता है। हाँ, एक मिनट दूसरे की चावल के चम्मच के साथ चावल का चम्मच है। मेरे साथ तो यूजुअली इस तरह होता था कि क्योंकि मैं 2 भाइयों की एक बहन थी। हाँ, हाँ। और मैंने गुड़िया और ये सब इनसे नहीं खेला बचपन में। वो साइकिल चलाने जा रहे हैं, मैंने भी खेलना है, वो धूप में खेल रहे हैं, मैं भी धूप में खेल रही हूँ, हर चीज़। तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे कभी चोट लग जाती थी ना, तब मेरी मामा बहुत इस तरह करती थी कि ये क्या करवा लिया, ये क्या करवा लिया। मुझे अम्मी ठीक है। पोटोहारी में कैसे डांटती थी आपको? मुझे बहुत मारेंगी। अच्छा, मुझे बड़ी पता खुशी क्यों हो रही है कि दोनों जो है ना वो मेरे एक बिल्कुल ही बचपन के दोस्त की और एक जो है वो मेरी जवानी की दोस्त के बेटे हैं, और दोनों अपने मेरिट के ऊपर इतने कामयाब हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा शो आज दोनों के आगे। मेरी बहुत खुशी हो रही है दोनों के देख के आज। तो क्या कैसे डांटती है भाई पोटोहारी में? वो पटवारी में डांटती नहीं है ना मुझे, वो उर्दू पोटोहारी में ही सब बोलती अब्बू को है। डांटती है ना वो। ये मैं नहीं बता रही। तो आप कैसे आ गई इस तरफ? क्योंकि आपके वाले साहब तो फिल्म मेकर हैं, कैसी कैसी अच्छी फिल्में बनाई हैं असल जी, में, प्लेस कितने इतने अच्छे आला प्लेस बनाए, और एक तारीख है 20-25 साल में ना। अच्छा, और मेरे आपके घर में बाबा तो ही हर हैं। वक्त गुलजार साहब का, खावर साहब का, जी। यार रहमान का और अपना ये जिक्र रहता है, गुलजार और आप साहब इस से तरफ आ तो गई। बहुत इंस्पायर्ड है, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा। मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे बाबा ही हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, कि ही इज वर्कड सो हार्ड ओवर द पीरियड बहुत ऑफ गैर टाइम। मामूली मेहनत की और commitment कभी की भी वो उन्होंने अलामत। मुझे इस तरह फर्क नहीं किया कि जो मेरे बेटे करें तुम नहीं कर सकती हो। तो जब पेरेंट्स ऐसे डिफर करना शुरू कर देते ना, तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। बाबा ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है वो शुरू मेरे से सारे बहुत progressive डिसीजंस आदमी में, था। और वही थे जो मुझे स्पोर्ट्स की तरफ लेके गए। बट साहब आप कोई खेल खेलते? मैं रेसलिंग करता रहा हूँ। अच्छा, रेसलिंग करता रहा हूँ मैं काफी अरसा, कॉलेज में भी बॉक्सिंग, रेसलिंग। अगर आप ये हमें न भी बताते तो हम ये गेस कर सकते थे कि पैसा। ये फरमाइए कि आप किस तरह से आए इस शोबे में? आपके वाले साहब तो थे और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे। ये मैंने वैसे किसी को बताया नहीं भाईजान, या मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे डैडी अब जर्नलिस्ट पता है हमारे शो में बेशुमार लोग बहुत सारी बातें किसी को नहीं बताते, हमें बताते हैं, और कभी कभी जाते हुए कह जाते हैं कि मैंने आपको बता दिया मगर इसे काट दीजिएगा। मेरे डैडी जर्नलिस्ट थे, हमने शुरू से डैडी जर्नलिस्ट देखे हैं, सहाफी वही थे। तो घर में कोई पैसों की रवानी नहीं थी, वाइट कॉलर थे, पैसे वैसे नहीं कमाते थे। हमेशा मतलब हैंड टू माउथ वाला सिस्टम रहा कि पैसे नहीं, गाड़ी बाइक नहीं ले सके, मेरे दोस्तों के पास बाइक है, हम बाइक नहीं ले सके, साइकिल बड़ी लेट आई। तो मैं अपनी अम्मी को कहता मैं कभी भी ना ये जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, मैं परचून की दुकान खोलूंगा, मैं ये जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा। अम्मी मेरी जो हंसती थी, कहती ठीक है, और कोई अम्मी मेरी डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इस तरह की चीजें। उन्होंने पापा मेरे का शौक था कि ये डॉक्टर बने, मैं वो डॉक्टर कभी नहीं बन सका, और मैं नफरत करता था उस वक्त कि मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा, मैं कब कुछ हो जाएगा। फिर वो ऐसा हुआ कि एक लड़की हमारी जिंदगी में आई। असल में आप बात मुकम्मल कीजिएगा, आपके वालिद जिस दौर के सहाफ़ी थे ना, चूंकि मीडिया में इतना पैसा ओवरऑल नहीं आया था, पैसे मतलब लिफाफा नहीं है, ओवरऑल मीडिया में यानी नहीं आया कि था। चैनल्स नहीं आए थे, ये नहीं आया था,
जायज़ पैसा जो है ना वो भी नहीं जी आता। था। तो 90-95% सहाफ़ी जो थे उनके पास ऐसी एक सादा बाइक होती थी, जी, बाइक। जैसे आपके वाले सतायात बाइक। यस, सतायात बाइक। सतायात बाइक। इसीलिए मैंने सवाल पूछा भी था। जी, उसके बावजूद भी आप इस तरफ आए, प्लीज़। तो वो लड़की आई, लड़की। हाँ, लड़की तो बच्चे थे तो खातून आए, कहीं उसने कहा शादी करनी है, हमने कहा ठीक है कर लेगी शादी। तो रिश्ता जब मैं खुद ही चला गया उसके घर अपने कजन को लेके, अम्मी को बताया नहीं कि मैं अपना रिश्ता देखने जा रहा हूँ। उसके अम्मी ने बुलाया रिश्ता, उनको रिश्ता पसंद आ गया, वो बाहर से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी पसंद है लड़का, करता क्या आप? करता तो कुछ भी नहीं था। मैं कहा पापा का बहुत अच्छा काम है, मैं उससे कमाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं तो तुम्हें तो नौकरी करनी पड़ेगी। फिर मैं अपने पापा के पीछे पड़ गया, मैं कहा नौकरी करवा दें कहीं पे। और शादी खातून करनी आपको है। भी पसंद आ गई थी इस जी मुझे उन्हीं को मैं पसंद, दोनों पसंद थे ना एक दूसरे को। कॉलेज कॉलेज नहीं में देख रहे ਤੁਸੀਂ ਖਤੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ही खेल कॉलेज में थी, उनसे शादी नहीं हुई मेरी। मैंने आपसे मैं पहले बता अभी जैसी ब्रेक होगी ना तो मुझसे कहेगा, "वसीम भाई मैंने कैसे कह दिया, प्लीज काट दीजिएगा, मैं करने वाला नहीं है।" मेरी बीवी को पता है ये बात, तो वो सुन भी रही होगी। तो वो फिर जब वो पता गए मतलब थोड़ी होता है कि उसको सारे जहान में भी फैला दिया अरे जाए। मैं तो कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है भाई, मैं अपनी चीज को छुपाता नहीं हूँ। मेरी अम्मी को मेरे से इतराज है कि लुको लिया कर, चीजा नहीं दसी थी। हाँ, आइंदा के बाद बेगम को भी इतराज हुआ करेगा। तो वो खातून ने कहा कि उसकी अम्मी ने कहा कि तू घर जमाई बन जा। वो फिर गैरत एकदम जागी, मैं कहा नहीं घर जमाई नहीं बनेंगे। बट्टा तो मुंडा हुए थे, और मैं कहा नहीं, मैं कहा नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो नौकरी कर लो। मैं 2-4 नौकरियों पे हाथ मारे, नई बात बनी। तो एक अखबार आया था नया नया, डेली द पोस्ट। हाँ, तो मैंने पापा को कहा, अब मैं सोचा कि यार क्या, उसमें पता चला पैसे मिल रहे हैं मेरे कुछ जैसा क्लास ऐसा वालों, पता हाँ है, हाँ। कुछ क्लास वालों उसमें चले गए, इंटर्नी चले गए, इंटर्नशिप पे पैसे मिल रहे थे 7000। मैं कहा यार ये तो करना चाहिए, पैसे तो आ रहे हैं ना, मैं कह तो सकता हूँ कि मैं नौकरी पे हूँ। तो मैंने पापा को कहा, उन्होंने कहा तू तो साफी बनना नहीं सी, तू क्यों कह रहे हैं। फिर उनको मैंने बताया कि स्टोरी जो सी डिफिकल्ट हो रही है। तो ये जब मैं डैडी को बताया था, अम्मी को भी सारा कुछ बताया था कि मैं इस तरह लड़की पसंद है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है नौकरी कर लो। मैं नौकरी करने गया, मुझे नौकरी इतनी पसंद आई और उनको मैं पसंद आया कि मैं इंटर्नशिप पे गया था। उन्होंने मुझे 2 महीने के बाद रेगुलर कर दिया, मैं एडिटर तक गया। जब नौकरी करना शुरू हुआ, लिखना शुरू हुआ, वो इतना मजा आया कि नौकरी में हम आगे चले गए और लड़की छूट गई। तो फिर हम काम करते रह गए, फिर आज आपके सामने। और ये वो वाकया है जो कि आपकी बेगम को पता है, और सारे पता है, जितने मेरे मुआशके रहे हैं सब पता है। बता देता हूँ, कितने मुश्किल है। अब तो याद भी नहीं है मुझे। भाई की पता करें तुम्हें भाई मजा क्या होता है, कोई आपसे प्यार करे ना, क्या कहे मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरा दिल नहीं करता कि उसको मतलब आप मोड़े। कोई आपसे प्यार करे बड़ा मुश्किल होता है ना किसी भाई को। साहब देखो मेरी बात सुनो, माँ जी बिल्कुल ठीक है, गलत बोल या गलत सारियां गलत दूसरा। अगर आप कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं उससे रिटर्न में, अगर मुझे 1% करता है तो मैं 10% उससे प्यार करता हूँ। तो ये मैंने पढ़ा भी है, कि मेरे बड़ों ने बताया, बुजुर्गों ने बताया कि अल्लाह ताला भी आपसे ऐसे ही प्यार करता है। आप उसकी तरफ एक कदम जाते हैं, वो चल के आपकी तरफ आता है। आप दौड़ के चल के जाते हैं, वो दौड़ के आता है। तो मैं भी ये आदत रखना चाहता हूँ कि लोगों से प्यार करना चाहिए। आप किसी का क्या कर लेंगे भाईजान, टेम्परेरी सी जिंदगी है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहना है, तो अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, नफरत शफरत से नहीं, दूर रहना चाहिए। और बेगम को बता देते हैं ये सब बातें। क्या कि प्यार करता हूँ, हाँ उसको बता देता हूँ, फिर वो बहुत लड़ती है, फिर अब थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है। अच्छा लड़ती हैं तो क्या कहती हैं? पहले तो बहुत ज्यादा लड़ती थी शुरू। आपकी हरकतें ऐसी हैं, लड़का वाली हरकतें। अब आके उसका लड़ना थोड़ा कम हो गया, वो मुझसे पूछती है हाँ उनकी है, मैं कहता कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, सब ठीक है। विदर्श नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ 2 बहुत ही ब्रिलियंट नौजवान बैठे हैं, अपने अपने शोबों का फख्र है। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल जो हमारी बास्केटबॉल टीम है उसकी प्लेयर फजर फातिमा, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ जर्नलिस्ट, मारूफ यूट्यूबर और मारूफ पॉडकास्टर, है ना, वो शुरू हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ज़ोहैब भट्ट साहब, कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? ज़ुहैब फजर, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਕਾ ਹੈ। रिदा, आपने नहीं कभी बास्केटबॉल या कोई बैडमिंटन, कोई टेनिस, कोई टेबल टेनिस, कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, कोई गेम नहीं खेली कभी? जरे सिर्फ मैं ताश खुद भी की नेशनल प्लेयर नहीं, वैसे भाई मैं खुद भी नेशनल प्लेयर रही हूँ, मैंने खुद भी बास्केटबॉल खेला है। अच्छा, नहीं वो सही कह रही है, वो खेलती है बास्केटबॉल माशाल्लाह जान में है। फजर जी तो बॉल फेंकती हैं तो बास्केट में जाता है ना, इन एडी जोर दी सटे सीधा ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਜਾ। बॉल डिग्गी ਇਹਦੇ ਘਰ। अच्छा, ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਖੜੀ ਸੀ, अच्छा। ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾल्लाह ਜ਼ੋਰ ਆਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਖੜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਸੱਤ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬॉल ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ। अच्छा भट्ट साहब, अभी भी आप अंदरूनी लाहौर में ही मुकीम हैं? जी ऐसे तो बात सुनाए ना यार। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे ना कि आप टीवी पे हम इस तरह बात नहीं करते या टीवी पे हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं चीजों को, या पॉडकास्ट वाली जो आप बात कर रहे थे कि इस तरह के पर्सनैलिटी हाँ, क्या कहना है क्या नहीं कहना, फैमिलीज ने देखा भाई थोड़े पे बैठे हो ना तो मल्लेदार गुजर रहे होते हैं ना, तो वो कह जाते हैं और बाटो की कीता सी तू, फिर वो कोई कह दे बट जा यार तू वो सानू बिस्त कराया, तो फिर आपके साथ ना सिर्फ माँ बाप की इज्जत नहीं, पूरे महल्ले की इज्जत चल रही होती है। और पूरा महल्ला उस तरह देख रहा होता है ना कि सानू बिस्ती कराया तू छाड़ सु। तो फिर जब आपको इस तरह ओन करते हैं ना लोग, स्पेशली शहर के, तो वो आपके ऊपर बड़ी कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है कि मैंने क्या करना है। हालांकि महल्ले में तो हम बड़े तुंद होते हैं ना कि वो देख लांगे ऐसी थी तैसी, लेकिन जब इस तरह की जगह पे चले जाते हैं जहां आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां धीमे हो जाते हैं क्योंकि फिर पता चलता है कि यार आपके लिए तो धीमा होना मुश्किल काम होता होगा। बहुत ज्यादा। अच्छा, फाइनली आपने पकड़ ली वो बात। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मुझे ना, मतलब एकदम सिचुएशन खराब हो जाती है। एडा कद काट हो गए तो वैसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं। गाय पहलवान से एक कहानी मंसूब सी हमें ना खाड़े में सुनाया करते थे हमारा खलीफा। वो कहता था कि गामा पहलवान जा रहा है। गामा पहलवान वो था कि जो जिन तक को ढा लेता था, मशहूर था। हाँ, द्योर ढाले ने, बड़े बड़े द्योर ढाले ने। तो गामा पहलवान जा रहा तो ना आगे एक नशई था, उसने पत्थर मारा, वो पत्थर से सर फट गया। गामा पहलवान घर आ गया, पट्टी चो की होया, कहता नशई ने मैनू मारिया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ ਕਿ ਗਾਮੇ ਨੇ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸੂਟ नहीं करता। वाह 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 वाह, गामा द ग्रेट। यार भट्ट साहब देखिए, ये होता है कैरेक्टर। जब ये तकसीम हुई है तो दोनों तरफ के मामलात ख़राब हुए, बहुत कुछ हुआ उस ज़माने में। और एक हिंदू फैमिली थी जो कि गामा साहब की गली में रहती। जी ऐसे ही है। भलाई बात है, जब नफरतें बढ़ जाती हैं, समझ में नहीं आती किसने क्या किया, तो लोग अपने बदले के लिए भी निकल पड़ते हैं। तो गामा साहब उस फैमिली के लिए आगे आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर तारीख ये बताती है कि मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है कि फिर उन्होंने अपने फंड से उनको बहुत इज्जत के साथ और फिर बॉर्डर तक पहुंचाया और उनकी। जी ऐसे ही है। तो ये लोग थे, ये लोग ही। फजर आप वेट लिफ्टिंग भी तो करती है ना, और बहुत वजन उठा लेती है। मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। अच्छा, ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में फर्क है? वेट लिफ्टिंग में डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। एक ऐसा आदमी जो बड़ी मुश्किल से दिन में एक चाय का कप उठाता है, उसको तो पूछना पड़ेगा ना कि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्टिंग में डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, क्लीन एंड जर्क्स वगैरह होती हैं, और पावर लिफ्टिंग में 3 मूवमेंट्स होती हैं। आपको स्क्वाट करना होता अच्छा, है, ठीक है, डेडलिफ्ट करनी होती है, हाँ, और हाँ, बेंच हाँ। प्रेस करना होता है। मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और कितना वजन आप उठा लेती हैं? मेरा डेडलिफ्ट का जो पर्सनल बेस्ट रैकेट चल रहा है अभी वो 172.5 kgs है। 172 kg? 172 kg, यस। माशाल्लाह 170 का तो मेरे पास वीडियो भी है। Amazing। ओह थैंक यू। बड़ी बात, बड़ी बात। थैंक यू। मियां साहब को के ऊपर कभी गुस्सा आया मुस्तकबिल में तो फजर ने उठाया जनाब 70-80 किलो के आदमी को उठा के पटक दिया है। हाँ, और यकीन करिए मैं जब जिम जाती हूँ तो वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो मेरी पर्सनालिटी से बहुत डरते भी हैं। हाँ। कि लाइक इससे पंगा नहीं लेना है, इससे नहीं। और क्योंकि अब मैंने डरना चाहिए भी। हाँ, डरना एग्जैक्टली आई थिंक आप अपनी पर्सनालिटी ऐसे रखें कि 2 से 4 बार बंदा सोचे आपके पास आने से पहले। हाँ, इनको भी जवाब देते हुए लोग सोचते हैं पता नहीं बट साहब पसंद आएगा। रिदा,
ये कोई हमारा इम्तिहान शुरू होने लगा है। नहीं इन्हें मनियारी की दुकान खोली काश दो चीजें उठा लूं। आप 10 उठाइए बट साहब तानू कौन ढक सकता है एक तो मैंने हथियार उठा लिया, दिस इज द वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, और माओ का खास तौर पे और ये एक बड़ी अहम चीज है हमारी जिंदगी में। लेकिन हमारे घर में ये लोहे की होती थी, ओए 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 तो वो सोचिए वो क्या करती होगी। ये लकड़ी की है, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है। ये थोड़ा हल्का है और ये इससे भी बहुत मार पड़ी ट्यूशन में, तो ये बड़ी अहम चीज है। और ये सलेट उसमें अंदर सारा कुछ अच्छा लग रहा है। आप ले लीजिए जो जो आपका दिल करता है आप ले लीजिए। गल्ला भी पड़ा हुआ है वहाँ हाँ उठा ले। जो 1 रुपए के बाद में तोड़ देता था। लेकिन इन्हें तोड़ना ना साड़ी प्रोटेक्शन का, अगले मेहमान ने भी यही चुका सारा कुछ ले जाऊं उठा के। हम इसको कुकू घोड़ा कहते थे, शौक से खरीदा करते थे। मेरी दादी मुझे याद है मैं ना खिड़की में लेके बैठा करती थी, तो जब ये सारा कुछ आता था तो मैं इशारा करता था बस, ये फिर वो चिक्कू होता था घर में, वो चिक्कू उसके मुझे अंदर डालते रख थे देते थे। पैसे डाल के, और ये आने का आता होता था, आने दो आने का, तो वो आने दो आने में ये लेके दिया करती थी। फिर इसको धागा बांध के हम भागते रहते थे और कैसी ये आवाज चलता आती था। थी ना? इसकी आवाज आती रहती थी, ये टक 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 चलता था। वेरी नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। अंदरून लाहौर की और कोई चीज कितना बदला है बट साहब? बहुत बदल गया है। अच्छा मैं अभी आजकल तो वॉल सिटी का एम्बेसडर भी हूँ, हाँ माशाल्लाह। और उन्होंने अभी एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, एडवाइजरी कमेटी बनी है। वो जो है पंजाब हुकूमत, उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है बसंत 2026 के लिए। अच्छा वेरी गुड यार। तो उसका मेंबर हूँ मैं। उसको चेयरपर्सन उसके कामरान लशारी साहब हैं, उसमें नजम सेठी साहब भी हैं, उसमें इफ्तिखार अहमद साहब भी हैं, उसमें मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब भी हैं, उसमें CCPO कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग भी हैं। वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि इस खेल को जो खूनी बन गया हुआ इसको हम सेफ कैसे कर सकते हैं, गुड। इसमें हम जाने कैसे बचा सकते हैं, और वो खून भी निकाल के और दोबारा वो जो खुशियां थी वापस दे सकते हैं। खून के बगैर वो वापस वो आ दे सकते हैं, सकते रिवाइवल। हैं। इसके लिए हम उसको सारे बैठ के सोचते हैं, और उस पर 3-4 मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि हम इसको सेव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये बचे। वो अभी कानून का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये एक एडवाइजरी कमेटी है ठीक है। जो ये एडवाइस करेगी कि हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं। उस पर फिर वो कानून साजी हो जाएगी अगर उनको एडवाइसेस पसंद आए। ठीक है। लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवाइव करें, लेकिन सेफ। फजर और बट साहब बड़ा क्लियर हूँ कि एक भी जान जो है ना वो जब तक वो महफूज नहीं होती आपको इसकी इजाजत जो है वो नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। और मेरे ख्याल में इसको यकीनी बनाना कि एक भी जान जो है वो उसको नुकसान ना पहुंचे और उसके साथ साथ इसका रिवाइवल हो जाए, ये कोई बड़ा वो यानी कि सिर्फ विल की बात है, विल की, कमिटमेंट की, और वो एक तंदी और उसको ही आपने भाई डोर की क्वालिटी को गुड्डी उड़ेगी कहाँ पे, वो तमाम चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने तमाम मकतब फिक्र के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि बताएं कैसे सेव कर सकते हैं। जी रिदा। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रिदा के चेहरे थले एक और चेहरा है। अच्छा जी। अचानक किस दिन इन्हें मास्क ला के कहना इंस्पेक्टर दीनानाथ चौहान। अच्छा बक्से जो जिन्हें निकले ना तो इन्ना रिदा जिन्हें निकलता हूँ। वाह, वो देखिए ये बॉल बड़ी होके बास्केटबॉल खेलेंगी। ये तो लूडो है। बहुत झगड़े हुए हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा झगड़े कि ये जितनी बार आती है उतनी बार इसको फाड़ दिया जाता है, क्योंकि घर में जो 2 भाई हैं बर्दाश्त तो है नहीं। और बस इसको देख के मुझे मेरी भाई याद आते हैं। अब तो भाभी भी हैं, तो सब ज्यादा गड़बड़ मान करता है ना जो छोटा है नंबर 3 छोटा वाला। वो तो मेरी पप्पो के साथ भी उसने इतना किया ना कि वो बीच में से लूडो फाड़ दी कि मैं नहीं खेलूं, और फिर दूसरे दिन दोनों खुद जाके ले आते थे। लेकिन वो एक होता है ना नॉस्टैल्जिया होता है कि फैमिली का टाइम मुझे याद आता है। अच्छा इन खेलों की ना यही खूबसूरती थी, इसकी कैरम की और जो जितनी भी स्क्रैबल की फैमिली और बच्चे इवन शतरंज मैं बैठ बहुत जाते। रोंदी मारता हूँ। हाँ तो चीटिंग भाई करती हूँ। बहुत हैवी चीटर है इसमें। अच्छा मतलब यूं करके ड्यूटी निकली है तो दूसरे ने देखा तो उसको वो पुगने वाली लाइन में डाल दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद ओ मैं कहा ये तो पुग रही है, चार वो पुग गई। बेगम साहब के साथ खेली? बेगम साहब के साथ खेली? नहीं दोस्तों के साथ। नहीं बेगम साहब कभी नहीं खेली? बेगम के साथ नहीं खेली। नहीं बेगम के साथ कभी नहीं। बेगम के साथ मूवीज देखता हूँ मैं, वो हॉरर की शौकीन है, मैं हॉरर नहीं देखता, मुझे डर लगता है। मेरी इमेजिनेशन खराब करती है हॉरर चीजें ना। तो मैं कहा नहीं मैंने शादी के बाद हॉरर मूवीज देखना छोड़ दिया।
अच्छा, आप क्या देखते हैं? मैं कॉमेडी देखता हूँ बड़े शौक से। शादी के बाद और उन्होंने कॉमेडी देखना छोड़ दी। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। दो बहुत ही वाइब्रेंट और ब्रिलियंट नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फजर फातिमा, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहैब भट्ट साहब। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? सुहेब फजर, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या पूछना चाहती है। जी, बट साहब, आप इतने लंबे चौड़े हैं, अगर आपको सही जवाब ना मिला तो आप तो मुखातिब की ऐसी की तैसी फेर देंगे। व्हाट्सएप तो खुद मुझे डरा दिया। नहीं सही, मुझे कुछ ना कह दे। नहीं कुछ भी नहीं भाई, ना आपको पता है हम बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आगे से, जब आप इंटरव्यू कर रहे हो इब्तिदा में, कभी ये किसी इस करियर के किसी मोड़ के किसी हिस्से में, कि आपको बहुत ही उसने एनोइंग बात कर दी हो आगे से और आपको बस लगे कि बस आज इसको तो, मारें, हाँ, हाथ उठाएं। अब मतलब मैं काश मैं मार सकता। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हर कई दफा ऐसे होता है कि आपका दिल करता है कि इसको एक लगा देनी चाहिए, लेकिन जब्त होना चाहिए इंसान में। वो मेरा गेस्ट है, वो मेरे पे एहसान ये कर रहा है कि वो मेरे शो पे आ रहा है और मुझे कंटेंट दे रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मैं उसका एहसानमंद होता हूँ। दुरुस्त बात। और कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपसे बदतमीजी की हो जवाब में और फिर भी आपने बर्दाश्त किया हो? नहीं, मेरे से बदतमीजी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कर ही नहीं सकता तो अन्ना कौन कर सकता है? अभी तक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा की थी, एक शख्स थे, उनको वो पेट्रोल चोरी होता था पीएचए के गार्डन में, पेट्रोल उछल रहे थे बहुत ज्यादा ना, बार बार मेरे ऊपर आ रहे थे, तेरी तलीम की है, तेरा की है, तेरा वो है। तो मैंने फिर उनको शोल्डर से एक दफा हाथ रखा उनके, मैं कहा मैं आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा ऊंचा उछल सकता हूँ, आपसे ज्यादा बदतमीजी कर सकता हूँ, पर मैं नहीं कर रहा। मैं आपसे ज्यादा ताकत में हूं, मैं आपको तकलीफ पहुंचा सकता हूं, पर मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्यार से बात करें और मैं भी प्यार से बात करूं। उसके बाद पूरा एक महीना वो आदमी पहलवान के पास जाके पट्टियां कराता रहा। जी फजर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गेम के दौरान आपको गुस्सा आ गया हो और बॉल को बास्केट में फेंकने की बजाय आपने मुखालिफ को बास्केट में फेंक दिया हो? गुस्से वाले सवाल है सारे। मैच के बीच में टेम्परामेंट इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन मैंने उठा के किसी को फेंका नहीं है। बस वो जिम जाने की वजह से मेरी ऐसी जान ऐसी होगी कि वो बस हल्का सा भी लगता है ना तो थोड़ा आगे निकल जाते हैं। समझ गए हम, वो हल्का सा भी होता है, वो जान कठोर। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि बहुत, जैसे ये लड़के वड़के तो खेलते हैं तो बाद होता है, लड़ाई हो गई भाई, इख्तिलाफ हो गया? मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से। मैंने एक की देखी थी, नाम नहीं लूंगी मैं, वो लड़ाई हुई, फ्रेंडली मैच हो रहा था कोई, फ्रेंडली में भी यही हुआ, वो पता नहीं क्या, वो एक ने दूसरे की बाल खींच लिए और ये सब। मैं तो कहती हूँ भाई दूर ही रहो इससे। एक्सटेंशन हाथ में आ गई। लगा के पूरी खेलते होगे आप लोग? नहीं एक्सटेंशन नहीं लगाती, लेकिन मैं मैच के बीच में बहुत कंपोज्ड रहती हूँ। अच्छा, बहुत। असल में देखिए, स्पोर्ट्स सिखाता ही यही है, स्पोर्ट्स भी, जर्नलिज्म भी, तालीम भी जब्त सिखाती है असल में ना। वो मुझे याद आ गया, आप दोनों नौजवान हैं, उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो फैसला कर। असल चीज गुस्सा आना, तो उस पर आपका शायद इख्तियार नहीं होता है अगर बेपनाह रियाजत आपने नहीं की, मगर गुस्से पे कंट्रोल जो है वो तो आप इब्तदाई रियाजत के दिनों में भी कर सकते हैं। नहीं यार, मुझे कंट्रोल रहना। सर एक दफा तो मैनू बड़ा गुस्सा आया जी, अच्छा जी, फिर मारे उन्होंने मैनू। बाद यही नतीजा होता है उसका। जी ज़ोहैब भाई, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है, आपको जर्नलिज्म में नहीं पुलिस में होना चाहिए था। मुजरिम आपकी मूछें देखकर ही सब उगल देते। अभी हमने देखी, आपकी तस्वीर भी देखी पुलिस वाली शुरू में। जी, पुलिस में इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल हुआ था। वो अकबर नासिर साहब आईजी थे, वो चाहते थे कि डीएसपी बनो, मैं कांस्टेबल बना था। तो मुझे कांस्टेबल, एक आम कांस्टेबल की जिंदगी गुजार के देखनी थी। वाह। तो मैंने वो गुजार के देखी। एक दिन नाके पे भी खड़ा हुआ, पेट्रोलिंग भी की, जगह पे भी गए, खाना भी खाया मैस से।
तो सारा कुछ करके देखा तो एक पुलिस वाले की जिंदगी जी हुई है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए हम यहाँ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुहैब भट्ट, एक ट्रैफिक वार्डन। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? भूल गया बस। अच्छा, हेलमेट पहनना चाहिए आपको। असल में जब आप गिरेंगे आपको चोट लगेगी तो आपका नुकसान होगा। अकबर साहब खुद चूंकि शायर और फिल्म मेकर थे तो लाइव बात है, एक सेंसिटिविटी पाई वेरी ब्रेव इन हिज डिसीजंस, यस यस, ब्रेव डिसीजंस लेते हैं। तो मुझे बड़ा पसंद है उनकी ये बात कि वो कोई चीज करने, नई चीज करने से घबराते नहीं, वो नई चीज कर जाते हैं। आगे पीछे तो पुलिस वाले रोकते हैं ना तो लोग मुड़ जाते नहीं। जिस दिन भट्ट साहब खलोते सन इन्होंने इंज करके हाथ दिता है, उन्हें पहले ला लिया, नहीं तो दौड़ के भी फाड़ लेना सन। जी फजर जी, आपके वालिद साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े मूवी मेकर हैं, तो कभी उन्होंने आपको फ़िल्म की ऑफ़र की या आपने अपने वालिद साहब को कहा हो कि आपने बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ बनाई हैं, कभी बास्केटबॉल पे भी मूवी बना लें? ये अच्छा सवाल है। अब्बू ने कभी मना नहीं किया, उनको हमेशा था कि अगर करना है तो कर लो, कोई मसला नहीं है। मुझे एक्टिंग का कोई ऐसा शौक नहीं है। लेकिन ये था कि अभी रिसेंटली एक उन्होंने प्रोजेक्ट किया तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम्हें करना है तो तुम कर लो हमारे साथ। वो हुंजा में शूट होना था बट मेरे एग्जाम्स थे तो वो फिर मैंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी, बाद में बता दूंगी। आपने रॉन्ग नंबर्स की सीरीज बनाई है, वो राइट नंबर भी बना लें। और जो स्पोर्ट्स की मूवीज है मेरा वाकई में बहुत दिल करता है कि ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए। दुनिया में अलग जॉनरा है जी। मिल्का सिंह देखें, मैरी कॉम देखें। यस यस, कि तो हमारे पास भी तो फ्लाइंग हॉर्स थे ना, समीउल्लाह पे, हसन सरदार पे, शहबाज साहब पे, और कैसे कैसे लोग हैं हमारे। इवन मैं आप नहीं समझते यार कि जिस आदमी ने कि 7-8 मरतबा कंसेक्टिव वो जीती अपना ये ऑस्ट्रेलियन जांशेर पे और जहांगीर, ये सारे लेजेंड्स हैं दुनिया के यार। इनके ऊपर काम होना चाहिए, इनके ऊपर मूवीज होनी चाहिए। आपके यूथ को पता लगे कि वसाइल की कमी के बावजूद भी कितना टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में पाया। शोएब अख्तर की स्टोरी किस कदर शानदार है, बेशुमार। इन सब हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, क्योंकि देखिए हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगे ना बट साहब, ये हमारे बच्चे हैं, इन जैसी फजर जैसी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं और फीमेल्स हैं, मेल्स हैं। ये जब ग्राउंड आपके आबाद होंगे तो आपके हॉस्पिटल्स वीरान होंगे और बच्चे जो हैं उनमें सब्र भी आता है, उनमें एनर्जी भी आती है, उनमें को एग्जिस्टेंस भी आती है और उनमें मिल के जीतना भी आता है और उसके बाद हार को जिसे कहते हैं ना फेस करना भी आता है, ग्रेस भी आता है। स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाती है, हमारी डिसिप्लिन, यस डिसिप्लिन सिखाती है। बड़ी उम्दा बात की आपने। सर और फिर ये नशे वशे से दूर रखती है ये सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स की बड़ी ज़रूरत है और जैसे कि मैंने पहले कहा कि ग्राउंड्स हमारे आबाद होंगे तो हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो फिर वीरान होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फजर फातिमा साहिबा, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली ज़ुहैब भट्ट साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारा सेगमेंट है भट्ट साहब और फजर फातिमा, इसका नाम है कथारसिस। सो फजर आपसे शुरू करते हैं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक चीज़ जो मुझे बॉदर करती है वो ये कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया था, 1.5-2 साल होने वाले हैं। बहुत उम्दा इंसान, बहुत ही उम्दा शख्सियत और मेरी तो बिल्कुल वालिदा की तरह थी और जिस शफ़क़त से वो मिलती थी, मैं उनका जो लम्स है जैसे वो मोहब्बत से वो करती थी, मैं भूल नहीं पाता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बस एक चीज़ होती है कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना एक छोटी एज से बड़ी तरफ और आपको फैमिली की चीज़ें थोड़ी बॉदर करना शुरू कर देती हैं या आप अपनी लाइफ में मगन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद और ज़्यादा उनके लिए एफर्ट करनी चाहिए थी या और ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। जब उनकी बीमारी का सारा पता चला उससे आई थिंक 2-3 साल पहले ही मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। तो एक चीज़ होती है कि मे बी और मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी क्लोज को जाते हुए नहीं देखा, तो उनका जाना मेरी लाइफ पे बहुत एक डिफरेंट इम्पैक्ट लेकर आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी टाइम है ना, आपको कल का नहीं पता है, तो आप जितना अपने दोस्तों से, फैमिली से अच्छे से रह सकते हैं ना उनके साथ, तो जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वो चीज़ चली जाएगी ना तो फिर आप उस चीज़ को क्रेव करते हैं कि काश मैंने ये किया होता है, काश मैंने उनके लिए। तो बस एक ये छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं और कर लेती, बट अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह कभी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में चूँकि बहुत उनको देखा
जो मासूम तरीन लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं 10 लोगों की लिस्ट बनाऊं, 10 बुज़ुर्गों की, तो वो उनमें से एक थी। इंतहाई मासूम, इंतहाई सीधे, और बिल्कुल दुनिया का कोई उन्हें इल्म नहीं था। यही वजह थी कि इतना आप देखिए आपके वालिद को रूज मिला, इतना पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा, और वो कैसे अपने गांव की तरफ भागती थी ना, यानी बस मुझे गांव छोड़ाओ। आखिरी टाइम तक भी उनको ये होता था कि मैं मंदिर छोड़ा, बस मुझे ले जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे जाना है। बहुत ज्यादा उनको प्यार। सादा लोग थे, सादा लोग थे। बट साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक रिग्रेट जो मुझे कुछ अर्सा पहले फील हुआ, मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उसकी वालदा फौत हो गई थी, तो हम अफसोस के लिए गए। हम उसके अफसोस के लिए बैठे थे, वो अपनी माँ की बातें बता रहा था। तब मेरे वालिद जिंदा थे, वो अपनी माँ की बातें बताई जा रहा था। वो बता रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि इसकी माँ मर गई है, ये अभी चली गई है दुनिया से, मेरी भी अगर चली गई तो। मैं उसको अपनी जगह को उसमें सोचना शुरू हो गया। मैं दौड़ा वहाँ से, घर आया, मैं घर आ गया, मैं चलो बाहर चलिए बाहर। मैं उनको लेके दोनों को, अम्मी पापा को दोनों को लिया, और फिर उसके बाद मैंने रूटीन बना ली कि मैं उनको लेके रात को सड़कों पे घूमते थे, बातें करते थे, आइसक्रीम खिलाता था, चीजें जिस तरह एक दोस्त होता है ना, मैंने वो शुरू कर दिया। मुझे लगा कि ये खुदा ना खास्ता मेरे साथ हो गया तो मैं तो उनको मिस करूंगा, तो मैंने वो करना शुरू किया। फिर मेरे डैडी जब फौत हुए तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो मुझे अक्सर, मैं घर आता था लेट, तो मैं ऊपर जाकर कहते बैठ यार थोड़ी देर, तो मैं बैठ जाता था। फिर तो मैं कहता यार जाके ऊपर मूवी देखनी चाहिए, जाना चाहिए। वो बैठ के बातें करते थे या मेरे टीवी पे मेरे शो के बारे में बात करते थे, तो मैं सोचता था चलो यार टीवी, पापा चलो तुम सोयो, मैं उनसे जाके फिल्म देखने लगा। अच्छा चल चला जी, थोड़ी देर बह जा, फिर थोड़ी देर बह जा, तो कहते ना थोड़ी देर बह जा। आज मैं सोचता हूँ मैं बह जाना चाहिए था। वो वक्त, वो बंदा चला गया, वो चीजें वहीं पड़ी हैं। तो मैं मिस करता हूँ इस चीज को कि मुझे, आप भी अगर जिनके जो देख रहे हैं आपके वालिदैन जिंदा हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें उनके साथ, और वही वो वक्त है जो आपको आपकी रहती जिंदगी तक याद रह जाएगा, और आपके साथ वो मेमोरीज बन जाएंगी। मेरी अम्मी जाती थी ना, उनको वो तंगड़ी कबाब बड़े पसंद थे, तंगड़ी वो सांदे हम जाए खाते थे, बड़े पसंद थे उनको। आप यकीन करें, मेरे डैडी को बड़े पसंद थे। मेरे डैडी के जाने के बाद ना मैं उस गली में ही नहीं जा सका खाने के लिए, कि मैं हर हफ्ते जाता था खाने के लिए, मैं नहीं जा सका। मुझे याद आती है कि उनको पसंद था वो, तो वो चीज़ें जो सी हैं वो फील होती हैं आपको कि वो वक्त होता तो कितना अच्छा होता। कि आज जो वक्त गुजार रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, ये बड़ा कीमती वक्त है। मैं अक्सर अब बैठ के ना, मेरी माँ बैठी होती है ना, मैं उसकी तस्वीर खींच रहा होता हूँ, कि मैं तस्वीर खींच के रख लेता हूँ। मेरे पापा की तस्वीर नहीं है मेरे साथ कोई, जब फौत हुए ना तो मैं ये सोचता रहा, मैंने अपने बाप के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई। मेरे डैडी, वो अब अंदरून शाह को था ना, बड़े सख्त आदमी थे, वो सिर्फ हाथ मिलाया करते थे ईद पे, सिर्फ गले ईद पे मिला करते थे हम। तो मुझे यार वो आता है ना कि यार वो बोला लवी डवी रिलेशनशिप, जब भी इस दौर के लोग ओवरऑल बुजुर्गों का एक था, एक फासला रखता था, मोहब्बत तो बेपनाह करते थे, मगर उसका इस तरीके से इजहार नहीं करते थे। वो मैं मिस करता हूँ। मेरी जिंदगी का रिग्रेट ये है कि टाइम ज्यादा स्पेंड हो सकता था, वो वहां नहीं जाया जा सकता। बट साहब से को बात जो आप कहना चाहते थे भैया, बाद में आपको लगता है काश मैं अब्बा जी ने कही होंगी, न कह पाए हो आप? मैं ये कहता था आई लव यू पापा, मैं नहीं कह सका कभी। मतलब मैं आई लव यू बोला तो मतलब सिचुएशन ही नहीं बना ना, मैं नहीं कह सका उनको। मैं ये कहना चाहता हूँ आई लव यू पापा। मतलब आज मैं जो भी हूँ, जिस तरह भी हूँ, मैं, और मुझे उन पर फख्र है। नहीं हम सबको फख्र है। बहुत ही हमारे शोबे का बहुत ही मोतबर नाम थे। और फिर सच्ची बात यह है कि उनकी तरबियत ने आप जैसा एक संजीदा मिजाज जो जर्नलिस्ट और नौजवान जो है वो मुआशरे को दिया, तो ये भी आप देखिए फ़ख्र है हमारा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला आपको हमेशा। ये देखिए जो आपने बात की ना अभी कि किसी दोस्त ने के घर गए आप, और वहाँ उसने अपनी वालदा की बात की और आप दौड़े अपने घर की तरफ। बट साहब हम यही समझते हैं, यही कहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, जैसे बुराई कंटेजियस होती है ना, इसी तरह अच्छाई भी फैलती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप टेलीविज़न के किसी भी प्लेटफॉर्म पे निजी ज़िंदगी में भी कोई अच्छी बात करें और उसको सीखने के लिए कोई ज़ुहैब भट्ट मौजूद ना हो या कोई हम जैसा तालिब इल्म ना हो। तो अच्छी बात करते रहना चाहिए, और जो भी मौका मिले बुरी के बजाय अच्छी बात ही मुझसे निकालनी चाहिए, उसी को फ़रोग़ देना चाहिए। बट साहब कभी को गिल्ट रहता है ज़िंदगी कि यार अपना ज़ुहैब भट्ट है ज़िंदगी मेरे को गलत हो गया सी? नहीं भाई, वैसे बट्टा को गलती होती तो नहीं जिंदगी पर, फिर भी कभी याद करो किसी कोने खुदरे वैसे गलती हो मैं माफी मांग लेता हूँ। मेरी माफी से आपको बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी माफी तो बड़ी मशहूर है। मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं घबराता। तो खास चीज आप शेयर करना चाहिए, क्यों लोग सीख सके। हाँ, क्यों माफी मांगता हूँ, ये माफी क्यों मांगता हूँ, और ये सिचुएशन क्या होती है।
मैं एक मेरा प्रॉब्लम हो गया दोस्तों के साथ ना, अपने दोस्तों से लड़ पड़ा। तो मैं घर आया तो मैं बात कर रहा था, अम्मी बैठी थी, मैं कहा इन्हों नहीं माफ़ करना, इन्हों छड़ना नहीं कौन ऐसे ऐसी भी तैसी मैं दसा कौन मैं क्या। ये भी मेरी बातें सुनती रही, काफ़ी देर सुनती रही, फिर मुझे कहती कि हूँ तू नमाज पढ़ ला जाके। कि मैं मुझे की मांगना नमाज मैं कहा मैं तो माजी माफ़ी मांगना, जो मैं बहना मैं चुगना मैं या अल्लाह मैंने माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा आप माफ़ी मांगना तो लोगों को माफ़ नहीं करता, तो आप तो कहना है कि रब तेन माफ़ कर दे, अल्लाह ताला खुद हम माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, और जब अल्लाह आपको मौका दे रहा है किसी को माफ़ करने का तो आप माफ़ नहीं करते। आपकी अम्मी बड़ी वैल्यूज वाली और मेरे नाना एक्चुअली क्लैरिटी है उनके ख्यालात में, मेरे नाना अखलाकियात के हवाले से। जी मेरे नाना कन्वर्ट किया इस्लाम, मेरे नाना जो से थे वो सिख थे, ठीक, तो वो इस्लाम कन्वर्ट किया। फिर मेरे नाना की ये सारी बातें थी जो मेरी वालदा ने सीखी और मैंने उनसे सीखी। मेरे नाना एक बात कहा करते थे, उनको जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया ना तो जो वहां पर लोग थे जो उनके फैमिली थे वो अमीर लोग थे, उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में उन्होंने इस्लाम कबूल किया मौलवी के, उन्होंने कहा कि मौलवी इन्होंने तोड़ ला, दो भाई थे इन्होंने तकड़ी तोड़ ला, एक पासे दौलत पवाला एक पासे साढ़े बच्चे पवाला, इन्होंने वापस दे दे, इन्होंने वजन दी दौलत ले ला। उसने कहा कि उन्होंने अदालत में बयान दिया था कि मौलवी ने हमें जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया, हमने किया। तो वो अपनी सारी दौलत छोड़ के वहां इंडिया से यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर सेटल हुए थे, और वो तालों का काम करते रहे सारी उम्र। उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी, वो बुजुर्गी में भी ना ताला बनाते थे, बुजुर्ग भी हो गए थे, सफेद दाढ़ी उन्होंने रखी होती, सफेद कपड़े पहनते थे। उनकी बड़ी बातें हैं, वो करूंगा तो फिर लंबा चला जाए, प्लीज। तो वो कहते थे ताला बनाते थे, वो कहते थे मैं इन्नी मजदूरी कर लेना वहां जिन्ना मैं मेरी रोटी मैं कमा लेना, आखिर साइकिल पे क्या बात। तो कहते इन्नी मजदूरी कर लेना वा कि मेरी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। फिर वो कहते सफेद कपड़े पहनते थे, शादी के बाद उन्होंने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर। मुझे अपने वालिद का जुमला याद आ गया, वो अपना कारोबार जो भी मामला थे ना जिंदगी के, वो 10, 11, 12 बजे खत्म कर देते। लोग पूछते थे तो एक जुमला होता सी मेरे प्यो दे मुंह ते, कहते मेरा अज दा कोटा पूरा। नज़्म का मिसरा है बट साहब, आप इंजॉय करेंगे दोनों बच्चे अभी, कि ज़िंदगी सादा हो जितनी उस कदर आसान है। और ये जो आपने बात की ना बट साहब, हम जब तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हर वो या बहुत सारे वो लोग जो यानी कि किसी और अक़ीदे पर पैदा हुए और उसके बाद फिर उन्होंने समझ कर शऊर के साथ, बहुत फ़हम के साथ पढ़ने के बाद दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए, उनके यहाँ एक और ही तरह की इस्तकामत पाई जाती है। जी ऐसे क्योंकि बड़ी क्लैरिटी जी ऐसे ही है। तो ये बड़ी बात है जी आपके बुजुर्गों की फजर। और ये फरमाइए कि मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का। मेरे दिमाग से वो नहीं निकलता जो मेरा उम्रा ट्रिप है, तो मेरे लिए वो सबसे हैप्पीएस्ट भी है, मेमोरेबल भी है, तो उस चीज़ से बढ़कर अभी फ़िलहाल मेरे लिए कुछ नहीं, मुझे नज़र नहीं आता। ज़ुहैब भट्ट साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे डैडी की वफ़ात, उससे ज़्यादा गमगीन लम्हा नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी। और वो मेरी ज़िंदगी का मुझे जो याद है कि मैं कभी रोया हूँ तो मैं अपने वाले साहब की वफ़ात, मैं रोता नहीं हूँ, मेरे आंसू भी नहीं आते, मैं बड़ा कड़क आदमी उस मामले में ना, मैं नहीं रोता। कड़क तो मजबूत कह लो, हाँ जो भी कहते हैं। मेरी अम्मी मुझे कहती कि तू कड़क थे गए, पर मैं धारे मार मार के रोया, बच्चों की तरह रोया, ज़मीन पे लेट के रोया मेरा ज़िंदगी। और मैंने अपने वाले साहब का आखिरी चेहरा नहीं देखा इस तरह, मैंने अपने वाले साहब को हमेशा सूट बूट में देखा, आप जानते थे, ड्रेस वेल ड्रेस देखा मेरे वाले साहब ना, और गोरे चिट्टे थे, बहुत हसीन लगते थे। हाँ, वो बेड पे बहुत कम सोए देखा मैंने उनको, मैंने कुर्सी पे सोए देखा, वो कुर्सी पे सोते थे कि कमर सीधी नहीं करते थे, सीधी रखते थे। तो वो मेरे लिए दुख, मतलब बड़ा दुख देने वाला टाइम था और मैं वो भूल नहीं पाया। लेकिन फिर वो जो है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वही आपको सब्र देता है कि अब फिर मुझे एहसास है मैं मिलना है मेरे बाप को जाके। जाओ यार हवाले रब दे, मिले 4 दिन दे, फिर मिला उस दिन ईद मुबारक हो सी, इस दिन फिर। तो ये लम्हा कभी नहीं जिंदगी से जा सकता कि मैं अपने वालिदैन के साथ बहुत अटैच हूँ। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तेरे पापा का तो मेरा इन्ने सालों का साथ सी, मैं कहा 1 साल घट कर लो तो मेरा तुहाडा दोवां दा इन्ना साथ है। आई एम द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा हूँ। आप उस वक्त मौजूद थे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ? वहीं आखिरी जब मैं जा रहा था इस्लामाबाद तो सोए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा पापा मैं चलना, तो मैंने कहते अब गले आपको पता है हमसे इतने मिलते थे, उठे हैं, मैंने कहते ठहर जा, मैंने मिल के जाई, मैं लेटे हुए हाथ मिलाया, मैं कहा आके मिलना, आके मिल गल्ला करांगे। और ये नहीं कहते रुक 1 मिनट रुक, बड़ी मुश्किल से उठे, थोड़ी तबीयत खराब थी, रुक जा कोई गल।
गले मिला, मैं गला मिला। वो गले भी ऐसे होता है ना कैसे एकदम जैसे आप मजबूती से मिलते हैं किसी को। अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, फिर मिलने हैं जाके था, मैं आगे मिलना, आगे गला करांगे, अच्छा ठीक है चल खैर ना जाए, बस वो इतना हाथ मिलाया और वो गया था। बस ये मुझे याद है कि वो गले लगा के मिले थे। और मेरी वालदा ने मुझे बताया कि जब मैं इस्लामाबाद में था, वो शो देख रहे थे मेरा, तो कह रहे थे कि तेरे पुत्र नू चिट्टी शर्ट बड़ी अच्छी लगती है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत देनी है। फिर मेरा चाचा आया तो उन्होंने ये आखिरी दिन के उनकी बातें जो मेरी माँ ने मुझे बताई, उन्होंने कहा कि मैं अपने, मेरे चाचे ने कहा कि पाइन मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे पापा ने कहा कि मैं ना अपने पुत्र को बड़ा राजी हाँ, इन्हें मैंने बड़ी खिदमत की है, मेरा मैंने बड़ा प्यार करता है, तो मैं ਇਹਦੇ को बड़ा राजी हाँ। तो वो लफ्ज़ मेरे दिमाग से नहीं जाते। मैं फिर खुशी में भी होती है कि चलो मेरे पापा जो उनसे हैं वो मेरे से खुश गए, मैं चलो इस काबिल तो हुआ कि मेरा बाप मुझसे राज़ी गया है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। फजर, अब आपसे तो बहुत ही आप कमसिन हैं, आपसे क्या पूछना कि भाई अल्लाह न करे कि आपको अगले 40 साल में कोई गम मिले, मगर कोई मैच जीतते जीतते हार गई, ऐसा कोई गम अगर आप शेयर करना चाहें। अच्छा मैच वगैरह के आई थिंक ये रिसेंट वाला ही जो हम फाइनल हार गए, क्योंकि पहली दफ़ा हम वापडा से 1 पॉइंट से हारे, वरना बहुत ज़्यादा लीड उनकी होती वापडा की ये जरूरत बस हो गई, अब क्या करें। लेकिन वैसे अगर वही सेम चीज़ जो उन्होंने बोली, मुझे लगता है कोई भी चीज़ चली जाए ना मटेरियल, तो आपको शायद उतनी तकलीफ ना हो जितना एक इंसान के चले जाने से होता है। तो मेरे लिए वो सबसे आई थिंक वो वाला मोमेंट दादी वाला ही था कि अक्सर अभी भाई की शादी हुई तो घर में फर्नीचर और सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, भाई भी चेंज हो रहा था थोड़ा तो जब मेरी बारी आई तो मैंने यही चूज़ किया कि मुझे दादी का फर्नीचर ही अपने कमरे में चाहिए। अरे वाह। क्योंकि मैं रोज़ जब सोती हूँ तो मुझे एक होता है कि कॉन्स्टेंटली एक चीज़ होता है कि उनकी प्रेजेंस मतलब कहीं ना कहीं फील होती रहती है कि हाँ ठीक है मेरी क्लोज है। और टाइम के साथ साथ ये नहीं होता कि आप उस इंसान को भूल जाते हैं, बस आप अपनी ज़िंदगी में इतने वो हो जाते हैं कि आप गौर नहीं करते उन चीज़ों पे। बट व्हेन आई स्लीप ऑन माई बेड तो मुझे पता है कि यार इस साइड पे दादी सोती थी या इस तरह, तो एक वो है, एक चीज़ अटैचमेंट है। बट आई थिंक वही है, मैच वगैरह हारने का इतना नहीं होता। वो जाते नहीं हैं आप, चूँकि आप भी अपनी दादी की बात कर रहे हैं, आप अपने वालिद की बात कर रहे हैं। मैंने चूँकि अपनी वालदा की वफात पे शेर कहा था, तू मुझ में जिंदा है, हमारे प्यारे ऐसे ही होते, तू मुझ में जिंदा है, मैं जा चुका हूँ दुनिया से, तू मुझ में जिंदा है, मैं जा चुका हूँ दुनिया से, तुझे कहाँ किया खुद को सुपुर्द खाक किया। तो प्लीज़ आप मैच की बात बताइए। मैचेस में भी मैं इतना ज़्यादा वो नहीं होती सिवाय इस रीसेंट वाले के, फिर मुझे होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएंगे बस ठीक है कोई बात नहीं। तो थोड़ा मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस तरह से कि चूँकि आप दोनों यूथ के नुमाइंदे हैं ना, ये थोड़े से आपसे उम्र में बड़े हैं, आप बिल्कुल ही यंग हो। मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 जुमलों में बताएं कि फजर फातिमा के लिए जो कि नेशनल टीम की मेंबर हैं हमारी बास्केटबॉल की, उनके लिए ज़िंदगी क्या है, आप कैसे देखते हो लाइफ 3 जुमलों में? अच्छा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। नहीं ये तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ यही है, पर मुझे ऐसा होता है कि मेरी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ ना हो। वाह, एक बात। और मैं ये सोचती हूँ कि हम ज़्यादातर इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ें गिनने पे आए ना कि अल्लाह ने आपको इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है लेकिन आप गौर नहीं करते, तो मुझे होता है कि मेरे अब्बू एक बात कहते हैं कि जब आप अपने से किसी कम उसको देखते हो ना, तब आपको एहसास हो कि आप कितने मतलब संभले हुए हो, या बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा नीचे देखना चाहिए ना। तो एक यही कि मैं दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहती कि मेरी ज़ात से कोई परेशान ना हो या कुछ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और एक चीज़ अब बहुत ज़्यादा होगी मेरे अंदर कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी चीज़ों को लेके, अब मुझे होता है कि वो है ना संभाल लेगा, कि जो उसने मेरे लिए लिखा है वो बेहतर ही है, मैं क्यों फजूल में टेंशन लूं कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसके बारे में क्यों परेशान। फजर फातिमा के और मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब के ख्यालात बहुत मिलते हैं। वो फरमाते हैं कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। बट साहब आखिरी सवाल, जिंदगी आपके नजदीक? जिंदगी मेरे नज़दीक इज अ जर्नी, एक सफ़र है जिसके अंदर हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं अगले बड़े सफ़र के लिए। तो मैं वो सामान अच्छा इकट्ठा करके लेके जाना चाहता हूँ। ये संदूक की तरह है, मतलब इसमें से मुझे वो चीज़ें उठानी है जो आगे मेरे काम आए, और वही चीज़ें मैं उठा रहा हूँ। मैं पैसे कमाने से ज़्यादा इंसान कमाने को तरजीह देता हूँ। बहुत अच्छे।
और मैं इंसान कमाना पसंद करता हूँ। पैसा तो हाथ की मैल है, निकल जाता है, इंसान नहीं आपको दोबारा मिल पाते। बाज़ दफ़ा बहुत अमीर आदमी बहुत तनहा देखे हैं मैंने, और बाज़ दफ़ा बहुत गरीब बहुत यारों के झुमगट्टे में देखे वाह, हैं। वाह, वाह। कोई मसला ही नहीं है। क्या क्या बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब और फजल फातिमा, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने वक्त निकाला और आपकी एनर्जी जो है जनाब उससे हमें भी बहुत एनर्जी मिली, और मेरे ख्याल में देखने वाले भी यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फजर, आप तशरीफ लाए। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और बस आज शेर क्या था, यही दोनों शेर की सूरत में हमारे सामने मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।